गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज है 26 जून, तो हम डिस्कस करेंगे 26 जून के करंट अफेयर। और उसके पहले मॉर्निंग का थॉट देखते हैं। और उसके भी पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर बने रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन, ये एक स्कॉटिश नोवेलिस्ट हैं, निबंधकार हैं। इनका एक कथन है कि जब भी हम हर दिन का आकलन करते हैं कि पूरे दिन हमने क्या किया, तो जो फसल हमें दिखाई देती है उसका आकलन न करके हमें उस बात पर फोकस करना चाहिए कि हमने बीज कैसे डाले थे। यानी कि जो भी घटनाएं आपके जीवन में घट रही हैं, उन घटनाओं के रिजल्ट से प्रभावित न होकर आपको ये देखना चाहिए कि आपने कर्म कैसे किए हैं, क्योंकि कर्म का ही फल मिलता है। इनडायरेक्टली ये यही बात कहना चाह रहे हैं। यानी हम जैसा कर्म करेंगे, रिजल्ट भी हमें वैसा ही देखने को मिलेगा। तो अपने कर्मों पर फोकस करिए, रोज अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म के माध्यम से अच्छे बीज बोइए तो फसल भी अच्छी पैदा होगी। तो इसी विचारधारा के साथ में चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अच्छे कर्म करते रहें, अच्छा सोचते रहें और अच्छी तरीके से आगे बढ़ते रहें। तो आइए स्टार्ट करें। देखिए, हम बात कर रहे हैं विश्व ड्रग्स डे, यानी कि वर्ल्ड ड्रग्स डे के बारे में बात कर रहे हैं, जो हर साल 26 जून को मनाया जाता है। और इस बार भी 26 जून को वर्ल्ड ड्रग्स डे मनाया जा रहा है। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, उसके द्वारा 7 दिसंबर 1987 को फर्स्ट टाइम ये डिसाइड किया गया था कि हर साल जो ये ड्रग्स है उसके अवैध तस्करी को रोकने के लिए, अवैध दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 26 जून को वर्ल्ड ड्रग्स डे मनाया जाएगा। क्लियर हो गई बात। और साथ में इस बार की जो 2023 की थीम है वो क्या है, तो पीपल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन। यानी लोग पहले कलंक और भेदभाव को रोकें और रोकथाम को मजबूत करें। इस थीम के साथ ये डे मनाया जा रहा है। क्लियर हो गई बात। तो हमने बात कर ली, जो ड्रग्स एब्यूज है उसको कम करने के लिए वर्ल्ड ड्रग्स डे मनाया जाता है 26 जून को। ओके, आइए बात करें कि नशीली दवाओं को रोकने के लिए भारत में क्या क्या किया गया है और वर्ल्ड लेवल पर क्या क्या किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में कुछ अभियान चलाया गया है। उन अभियान के बारे में बात करते हुए सबसे पहले बात की जाएगी कि नशा मुक्ति अभियान, यानी जो नशा मुक्त भारत अभियान है वो चलाया गया है, जिसका उद्देश्य ये है कि भारत में नशा मुक्ति को बढ़ावा दिया जाए और जो लोग नशे के आदि हो गए हैं उनको रोकने का प्रयास किया जाए। ठीक है। और साथ में इसके लिए एक राष्ट्रीय कोष का भी निर्माण किया गया है। वैश्विक स्तर पर मैं बात करूं तो सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग्स 1961, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1971 और कन्वेंशन ऑन इलिसिट ट्रैफिक ऑन नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1988। तो आप देख सकते हैं ये तीन जो कन्वेंशन है, इसके माध्यम से वर्ल्ड लेवल पर जो नशा मुक्ति है उसके अभियान को चलाया जा रहा है। क्लियर हो गई बात। देखिए, जो हम बात कर रहे हैं अत्याचार के पीड़ित के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर, इनके लिए एक दिन मनाया जाता है। ये दिन कौन सा है, 26 जून का दिन डिसाइड किया गया है। कब डिसाइड किया गया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो 1997 में 12 दिसंबर को डिसाइड किया गया था कि हर साल 26 जून को ये दिन मनाया जाएगा, उन व्यक्तियों को समर्पित जो किसी न किसी अत्याचार से पीड़ित हैं और कोई न कोई यातना उनको दी जाती है। तो उन पीड़ितों के समर्थन के लिए ये दिन मनाने की घोषणा करी गई थी। और पहली बार कब मनाया गया था, तो 1998 में 26 जून को ये दिन मनाया गया था, अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ओके, क्लियर हो गई बात। जैसा कि इसका एम क्या है, तो एम ये है कि जो अनह्यूमन जो बिहेवियर है उसको किस तरीके से कम किया जा सके, जो ह्यूमन राइट्स हैं लोगों के उसको किस तरीके से लोगों को प्रोवाइड किया जा सके और कैसे स्टॉप किया जा सके, कैसे उन पीड़ितों के की जो तकलीफ है उसको कम किया जा सके। इन विषयों के साथ, इस उद्देश्य के साथ ये दिन मनाया जाता है। ओके, देखिए, हम बात कर रहे हैं वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2023, यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के बारे में।
ये जो इंडेक्स निकाला जाता है ये विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के द्वारा हर साल रिलीज किया जाता है ये इंडेक्स। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इसकी स्टार्टिंग 2006 में करी गई थी और अभी जो 2023 का है ये 17 नंबर का एडिशन है जिसको रिलीज किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अच्छा, इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कितने देश शामिल हैं? तो 146 देश शामिल हैं और इसमें जो टॉप 10 रैंकिंग जिन देशों को मिली है जहां पर जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा कम है, उन देशों की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। जैसे देख सकते हैं आप, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, स्वीडन है, निकारागुआ है, नामीबिया है, लिथुआनिया है और बेल्जियम है। यानी ये टॉप 10 ऐसे देश हैं, कंट्रीज हैं जहां पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आपको सबसे ज्यादा कम देखने को मिलेगा। ओके, तो हमने बात कर ली ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के बारे में जिसमें 146 कंट्रीज शामिल हुई हैं। ओके, अच्छा, अब देखो इसकी थोड़ी डिटेलिंग कर लेते हैं। तो देखो, जैसा कि हमने प्रॉपर लिस्ट देखी तो उसमें जो आइसलैंड है, नॉर्वे है, फिनलैंड, न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड सहित जो 9 देश हैं उसमें आप देखेंगे कि जो ये जो गैप है ये लगभग 80% तक कम कर दिया गया है ना। और पहले 2023 में 68.4% का स्कोर आया है जो पिछले साल के 0.3% से अधिक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पिछले साल से यानी 2022 से 2023 में क्या हुआ है, इम्प्रूव किया गया है। क्लियर हो गई बात। अगर इंडिया के बारे में बात करें तो 146 कंट्रीज में इंडिया की जो पोजीशन है 2023 के लिए वो 127 है। ओके, और 2022 में कितनी थी? तो 135 थी। यानी आप देख रहे हैं कि 8 पायदान का जो चेंजेस आया है वो भारत की स्थिति में आया है, यानी कि स्थिति में इम्प्रूवमेंट हुई है भारत की। इसके अलावा इकोनॉमिकल कंडीशन में भी सुधार देखने को मिला है। जो राजनीतिक सशक्तिकरण है यानी जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है उसमें भी सुधार देखने को मिला है भारत की स्थिति में। ओके, क्लियर हो गई बात। देखिए, जब हम 2022 और 2023 के इस रिपोर्ट में, इस इंडेक्स में डिफरेंस करते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो भारत की स्थिति है वो महिलाओं के लिए धीरे धीरे सुधर रही है। और 2023 में ये भी देखा गया है कि जो हायर पोस्ट है उस पर महिलाओं की संख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ओके, क्लियर। आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। 24 जून को जम्मू कश्मीर की राजधानी इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या है, तो श्रीनगर है। तो श्रीनगर में लाल चौक के बारे में जरूर हमने सुना होगा। तो लाल चौक के पास ही एक बलिदान स्तंभ का निर्माण किया जाएगा, है ना। ये जो बलिदान स्तंभ है इसका निर्माण किया जाएगा और इसके लिए उद्घाटन कर दिया गया है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। तो जो लाल चौक के पास जो पार्क है श्रीनगर में, वहां पर ये जो बलिदान स्तंभ बनाया जा रहा है ये स्पेशली उन सैनिकों को, उन शहीदों को समर्पित होगा जो श्रीनगर के बचाव में, जम्मू कश्मीर के बचाव में जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, जो शहीद हो गए हैं, उनकी याद में ही बलिदान स्तंभ का निर्माण किया जाएगा जिसका उद्घाटन कर दिया गया है 24 जून को। क्लियर हो गई बात। आइए जम्मू कश्मीर को थोड़ा समझ लेते हैं। हालांकि कई बार हमने जम्मू कश्मीर के बारे में बात करा है लेकिन हमारा आपसे ये वादा रहा है कि हम करंट के साथ साथ में जो स्टैटिक जीके है उसको भी सॉल्व करेंगे, उसके भी कुछ क्वेश्चन जरूर करेंगे। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर का मैप देखते हैं। जम्मू कश्मीर का मैप आपको उत्तर में देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल शीर्ष पर जम्मू और कश्मीर आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर 2019 की बात जरूर करेंगे क्योंकि 2019 का जो 31 अगस्त था उस दिन जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, 2 यूटीज में बांट दिया गया, 2 यूटी बना दिए गए, जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ठीक है, क्लियर हो गई बात। देखो, मई से अक्टूबर तक यहाँ की राजधानी श्रीनगर रहती है और नवंबर से अप्रैल तक यहाँ की राजधानी क्या रहती है, जम्मू रहती है। साथ में यहाँ के गवर्नर कौन है, तो मनोज सिन्हा यहाँ के गवर्नर है। विधान परिषद में 36 सीटें हैं, विधानसभा में 89 सीटें हैं। और यहाँ का जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो कोटेश्वर सिंह यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। आइए बात करते हैं दुनिया का वो सबसे श्रेष्ठ शहर यानी कि सबसे बेस्ट सिटी जहां पर लोग रहना चाहते हैं और जो रहने के लिए सबसे अच्छा बताया गया है। ये इंडेक्स दिया गया है किसके द्वारा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा एक इंडेक्स रिलीज किया गया है 2023 के लिए जिसका नाम है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023। इसमें यह देखा गया कि जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना,
वियना को सबसे ज़्यादा अच्छा बताया गया है, सबसे अच्छी सिटी बताई गई है रहने के लिए, ठीक है ना। और उसके पीछे का रीज़न ये बताया गया है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स है वो स्पेशली उस पर्टिकुलर सिटी के समृद्ध संस्कृति के ऊपर, उसका जो स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति उसका क्या रवैया है, वहाँ पर किस तरीके का बुनियादी जो स्ट्रक्चर है वो है, बुनियादी सुविधाएं किस तरीके की हैं, इन सब बातों को ध्यान में रख कर दिया गया है ना। और साथ में लोगों की सामाजिक सुरक्षा के ऊपर भी बात की गई है इसमें। तो वो जो 10 सिटीज़ हैं उनकी लिस्ट देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं सबसे नंबर फर्स्ट पे कौन है, तो ऑस्ट्रिया का वियना है जो यहाँ की राजधानी है। डेनमार्क का कोपेनहेगन है। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी है। कनाडा के 3 आपको यहाँ पर शहर देखने को मिलेंगे, वैंकूवर, कैलगरी और टोरंटो। स्विट्जरलैंड के भी 2 देखने को मिलेंगे, एक ज्यूरिख देखने को मिलेगा, एक जिनेवा देखने को मिलेगा। जापान का ओसाका है और न्यूजीलैंड का ऑकलैंड है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो हमने बात कर ली ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2023 के बारे में। ओके, अच्छा मैं आपको बता दूं कि टॉप 10 शहर में भारत का एक भी शहर नहीं है, जैसा कि लिस्ट में ही हमने देख लिया। और साथ में आप ये देख रहे हैं कि कनाडा के सबसे ज़्यादा 3 शहर शामिल किए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के 2 शहर हैं और स्विट्जरलैंड के भी 2 शहर हमें देखने को मिल जाएंगे। और सबसे अगर खराब शहर के बारे में बात करें, जहाँ पर रहना ही नहीं चाहिए लोगों को, उसमें दिया गया है सीरिया की राजधानी दमिश्क को। सीरिया की राजधानी ना दमिश्क, उसको सबसे खराब शहर बताया गया है। ठीक है, क्लियर हो गई। अच्छा, साथ में अपने पड़ोसी देशों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, उसको 166 रैंकिंग दी गई है, और जो पाकिस्तान का कराची है उसको 169 स्थान दिया गया है। और ये टोटल कितने शहरों के ऊपर ये लिस्ट जारी करी गई है, तो 173 शहरों के ऊपर ये लिस्ट जारी करी गई है। क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, यानी जिसको हम HAL कहते हैं, इसने अमेरिकी कंपनी है जिसका नाम है GE एरोस्पेस, यानी जनरल इलेक्ट्रिकल जो एरोस्पेस है, इसके साथ में समझौता किया है। समझौता इस बात पर किया गया है कि जो भारत के विमान है उनके लिए इंजन का निर्माण किया जाएगा, और इसके लिए लाइसेंस दिया गया है अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा। ठीक है, और ये इंजन किस तरीके का है, इस इंजन का नाम क्या है वो देख लेते हैं। तो इंजन का नाम है JEKF-141 इंजन। क्या नाम है? JEKF-141 इंजन। इसका निर्माण किया जाएगा भारत में, और इसका लाइसेंस दे दिया गया है भारत को अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिकल के द्वारा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि अभी तक पूरी दुनिया में सिर्फ 8 देश ऐसे थे जो इस तरीके के इंजन का निर्माण कर सकते थे। अब उन देशों के लिस्ट में भारत भी शामिल हो गया है। साथ में अगर इस इंजन की विशेषता बताई जाए तो सबसे पहले तो 1600 से अधिक इंजन को डिलीवर कर चुका है ये जो जनरल इलेक्ट्रिकल एरोस्पेस है, ये अभी तक 1600 से अधिक इंजन को डिलीवर कर चुका है। ठीक है, और इसके अलावा अगर इसकी विशेषता के बारे में बात किया जाए तो इसमें अथॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, क्या है? अथॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम इसमें लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया में। ओके, तो हमने बात कर ली किसके बारे में? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्लस अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस के बीच में जो सौदा हुआ है, जो समझौता हुआ है, उसके बारे में। क्लियर? ओके, देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो नागालैंड का दीमापुर है उसके बारे में। तो नागालैंड के दीमापुर में एक यूनिटी मॉल बनाया जाएगा, और इसके लिए केंद्र सरकार 145 रुपए आवंटित करेगी। 145 करोड़ रुपए, 145 करोड़ रुपए आवंटित करेगी दीमापुर। यूनिटी मॉल स्पेशली इस बात पर फोकस करता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद पर फोकस करता है, और इसको बढ़ावा देने के लिए ही पूरे भारत में यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा। और इसके लिए जो केंद्रीय बजट अभी 2023 और 24 आया था, उसमें बात भी करी गई थी, और ये बोला गया था कि यूनिटी मॉल के लिए जो केंद्र सरकार है वो 5000 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। कितने हजार करोड़ रुपए? 5000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा। ओके, क्लियर हो गई। तो हमने बात कर ली नागालैंड के दीमापुर में यूनिटी मॉल के बारे में। ठीक है,
आइए बात करते हैं अबाधा योजना के बारे में। अबाधा जो स्कीम है वो क्या है, पहले देख लेते हैं। तो अबाधा स्कीम स्पेशली मैं आपको बता दूं कि भारत के जो हेरिटेज साइट्स हैं, जिनका एक पारंपरिक और एक ऐतिहासिक महत्व है, उनको उनको डेवलपमेंट करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा लेकर आई गई है। ठीक है। और साथ में अगर अबाधा के फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो अगमेंटेशन बेसिक एमिनिटाइज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर, ये फुल फॉर्म है अबाधा का। स्पेशली आप देख सकते हैं कि जो हेरिटेज साइट्स हैं और जो जिनका आर्किटेक्चर एक महत्व है, जिनका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है, ऐसे साइट्स को अबाधा स्कीम के तहत डेवलपमेंट किया जाएगा। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो उड़ीसा की कैबिनेट है उसने अबाधा योजना को मंजूरी दे दी है और ये बोला है कि लगभग 1000 करोड़ रुपए की जो वृद्धि है वो देखने को मिल रही है अबाधा स्कीम में और इसकी लागत में, जो यहाँ पर की जाएगी, यानी उड़ीसा में की जाएगी। अच्छा, किस एरिया को डेवलप किया जाएगा उड़ीसा का? तो जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि उड़ीसा में एक हिंदुओं का तीर्थ स्थान है जिसका नाम है पुरी। वहां पर जगन्नाथ मंदिर है। पुरी और जगन्नाथ मंदिर के आसपास के एरिया को डेवलपमेंट करने के बारे में बात की गई है, जिसमें कुछ परियोजनाएं चलाई जाएंगी, जैसे कि श्री सेतु परियोजना, मूसा नदी के लिए पुनरुद्धार योजना, और जो जगन्नाथ मंदिर है उसके आसपास का एरिया, जो आवास परियोजनाएं हैं वहां पर चलाएगी, और जो पूरी झील है उसके भी विकास के बारे में यहाँ पर बात की गई है। यानी पूरी तरीके से पुरी के आसपास का जो एरिया है उसको भी डेवलपमेंट किया जाएगा अबाधा स्कीम के तहत। क्लियर हो गई बात? तो हमने बात कर ली अबाधा स्कीम के बारे में, जिसको उड़ीसा की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। क्लियर? आइए कुछ न्यूज़ है संक्षेप में जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जो बिहार का पूर्वी चंपारण जिला है वहां पर, और इसके लिए आधारशिला रख दी गई है 20 जून को। ठीक है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये जो रामायण मंदिर बनाया जाएगा, ये 3.76 लाख वर्ग फुट की जो एक विशाल भूमि है उस पर बनाया जाएगा। पटना से 120 किलोमीटर दूर बनाया जाएगा और दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर के रूप में इसको स्थापित किया जाएगा। ओके। दूसरी है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन। ये क्या है? एक तरीके का सिस्टम मॉड्यूल है जो पनडुब्बियों में लगता है, और इसके लिए लार्सन एंड ट्रूबो और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के बीच में एक समझौता हुआ है। समझौते के माध्यम से जो पनडुब्बियां हैं उनकी शक्ति को बढ़ाने की बात की गई है, यानी जो सबमरीन है वो द एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के माध्यम से उनकी जो शक्ति है, जो स्ट्रेंथ है, वो बढ़ाई जाएगी। क्लियर हो गया? अच्छा, देखो एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट किस चीज पर आई है? रिपोर्ट आई है जो डायबिटीज एक डिजीज है और जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उसके ऊपर। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो डायबिटीज है इस 2050 तक लगभग इसके जो रोगी हो जाएंगे, जो इसके मरीज हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे? तो 1.3 अरब लोग लगभग इसके मरीज हो जाएंगे डायबिटीज के। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो 1 करोड़ लोग हैं वो डायबिटिक होंगे पूरी तरीके से, और 1.36 करोड़ लोग प्री डायबिटिक होंगे भारत में। ये बात कही गई है इस रिपोर्ट में। क्लियर हो गई बात? अच्छा, आयरलैंड में जो आयरलैंड का पश्चिमी तट है, ठीक है, आयरलैंड का जो पश्चिमी तट है वहां पर कई सारे द्वीप हैं। लगभग कितने द्वीप हैं? तो 20 द्वीप हैं। तो इन 20 द्वीपों में जिनके जिनके घर हैं, जो अपने घरों को छोड़ के दूसरी जगह जा चुके हैं, उनके लिए आयरलैंड की गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई है, और इस स्कीम के तहत, ये स्कीम 10 साल के लिए होगी, और इस स्कीम के तहत लगभग 92,000 अमेरिकी डॉलर दिया जाएगा आयरलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे कि इन घरों का जो यहाँ के मालिक हैं वो क्या कर सके, उसको अच्छे से बना सके, पुनरुद्धार कर सके उसका। ठीक है। और इस स्कीम का नाम क्या है? तो वैकेंट प्रॉपर्टी रिफर्बिशमेंट ग्रांट स्कीम, ये स्कीम लेकर आई गई है। किसके द्वारा? आयरलैंड की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा। क्लियर हो गई बात? तो इस सेशन में इतना ही दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि मंडे को न्यूज़ कम होती है, बट जो भी होती है मेरी कोशिश होती है कि मैं वो सब कुछ लेकर आऊँ। तो चलिए फिर कल मिलेंगे नए विचारकों के साथ में, नए करंट अफेयर के साथ में और नए थॉट के साथ में। और इसके साथ साथ प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। और इसके अलावा टेलीग्राम पर जो भी मटेरियल है, जो भी कंटेंट है वो उपलब्ध है, तो वहाँ जाकर भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं
और नोट्स बना सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, खूब खुश रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए और खूब पॉजिटिव रहिए। बाय बाय।